दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक्सटॉर्शन के टॉपिक को, जो कि सेक्शन 383 से स्टार्ट होकर 389 तक जाता है। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने किसको समझना है? एक्सटॉर्शन को समझना है। एक्सटॉर्शन। अब इसके लिए इससे पहले हमने समझा था थेफ्ट को, और इसके बाद हम समझेंगे डकैती या रोबरी को। तो जो एक्सटॉर्शन है ना, ये कहीं ना कहीं थेफ्ट और रोबरी के बीच का ऑफेंस है। थेफ्ट और रॉबरी के बीच का ऑफेंस है एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि वो थेफ्ट है, रॉबरी है या एक्सटॉर्शन है। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंस भी देख लेंगे कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का क्या डिफरेंस होता है, और फिर जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वहाँ पे हम रॉबरी और एक्सटॉर्शन के बीच का डिफरेंस देख लेंगे। तो हमें तीनों के बीच का डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 383 को, जिसके अंदर हमें एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। इंग्रेडिएंट देखेंगे, और इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस है धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन बोलती है एक्सटॉर्शन का मतलब whoever intentionally puts any person in fear, कि कोई भी व्यक्ति जो इंटेंशनली इस नियत से किसी व्यक्ति को फियर में रखता है कि वो उसको इंजरी पहुंचा देगा या फिर किसी और व्यक्ति को इंजरी पहुंचा देगा, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, और उसके बाद उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, उकसाता है इस चीज़ के लिए डिसऑनेस्टली, दैट द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर एनी पर्सन, कि जो पर्सन जिसको फियर में रखा गया वो किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। अब वो किसी भी व्यक्ति को कर सकता है, जरूरी नहीं है जिसने फियर में रखा हो उसी को डिलीवर की जाए, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है जिसको फियर में रखा गया हो वो वही डिलीवर करे। तो ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पे बोली गई हैं। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ जिस पे साइन करवा लिया जाए जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में बदला जा सकता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, ये हमने डेफिनेशन वाले सेक्शन में समझा था। कमिट्स एक्सटॉर्शन, तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने क्या, कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया? एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन क्या है? जैसे ए थ्रेटन्स टू पब्लिश डिफेमेटरी लिबल कंसर्निंग जेड, कि भाई ए ने जेड को धमकी दी कि उसके लिए वो डिफेमेटरी लिबल पब्लिश कर देगा उसको बदनाम करने के लिए। जेड्स गिव हिम मनी, जब तक कि जेड उसको पैसे नहीं देता। तो यहाँ पे जेड ने क्या, यहाँ पे क्या हुआ? जेड को उकसाया गया इस चीज़ के लिए डिसऑनेस्टली कि वो उसको मनी दे दे ए को। तो यहाँ पे ए ने क्या, कौन सा ऑफेंस कमिट किया? एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट कर दिया। अब हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। उससे पहले आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @kushang_m, और साथ ही साथ आप मुझे इस पेज पे भी फॉलो कर सकते हो @lawmeemers, मतलब ये मेरे दोस्त का ही पेज है, अपना ही पेज है। इसके ऊपर आपको मीम्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा अगर आपको मेरे से बात करनी हो या कोई भी चीज़ हो तो आप मेरे को इस पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर @kushang_m। अब हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ के हमें चार चीज़ें समझ आई। हम साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट वाले इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। केस का नाम मैं बता देता हूँ, जो जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, 2007 का केस है ये, धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2007। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बातें बोलेगी। सबसे पहला बोला गया, जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट बोला गया इसके अंदर, वो बोला गया कि एक्यूज मस्ट पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिम और टू एनी अदर पर्सन, कि एक्यूज जो है क्या करे? फियर में किसी को रखे, किस चीज़ के फियर में? इंजरी के फियर में, कि भाई तेरे को चोट पहुंचा दी जाएगी, किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है। जरूरी नहीं है बॉडली इंजरी हो, इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है, माइंड की हो सकती है या किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो तो जैसे डिफेमेशन की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है? उसको फियर ऑफ इंजरी में रखा जाएगा। दूसरी चीज़, द पुटिंग ऑफ द पर्सन इन सच फियर मस्ट बी इंटेंशनल, और वो जो उसको फियर में रखा जा रहा है वो कैसा हो? इंटेंशनल हो। अगर वो इंटेंशनल नहीं है तो फिर वही मेंसिया वाली बात आ गई, तो ऑफेंस नहीं होगा। तीसरी बात आ गई, द एक्यूज मस्ट देयर बाय बी इंड्यूस द पर्सन, उसने क्या किया? उस व्यक्ति को इंड्यूस किया हो, और वो कैसा इंड्यूस किया हो? डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया हो,
पर्सन टू फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ पे साइन करने के लिए जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर बदल जाएगी। और चौथी चीज़, वो जो ये चीज़ की हो उसने, जो बाकी तीनों चीज़ें जो इंड्यूसमेंट की हो, कैसे की हो, डिसऑनेस्टली की हो। तो अगर ये चार बातें पूरी हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, तो एक व्यक्ति ने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया। अब हम देखते हैं कि एक्सटॉर्शन और ये थेफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, जब हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन देखते हैं, जब जो एक्सटॉर्शन होता है, एक्सटॉर्शन में क्या होता है, हम किसी की जो कंसर्न होती है ना, वो रॉन्गफुल तरीके से लेते हैं। कंसर्न जो होती है किस तरीके से लेते हैं, रॉन्गफुल तरीके से। किसको लेते हैं रॉन्गफुल तरीके से, कंसर्न को। और जब हम थेफ्ट के अंदर आते हैं, जब हम थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हम उस व्यक्ति की कंसर्न लेते ही नहीं है। यहाँ पे हम रॉन्गफुल तरीके से ले रहे हैं, यहाँ पे हम कंसर्न ले ही नहीं रहे। उसकी बिना कंसर्न के कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हम मूव कर लेते हैं, ठीक है, डिसऑनेस्टली। लेकिन यहाँ पे हम उसकी कंसर्न ले रहे हैं, लेकिन रॉन्गफुल तरीके से ले रहे हैं, उसको डरा धमका के ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। फिर दूसरा डिफरेंस आता है कि जो एक्सटॉर्शन होता है वो किसी भी प्रॉपर्टी का हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। लेकिन जो थेफ्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं होता। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया कि इसके अंदर मूवेबल, इमूवेबल सभी तरीके की प्रॉपर्टी आ जाएंगी जिसको आप एक्सटॉर्ट कर सकते हो, लेकिन थेफ्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, एक्सटॉर्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को हम इंटेंशनली फियर के अंदर रखते हैं, फियर ऑफ इंजरी के अंदर रखते हैं, और फिर उससे वो प्रॉपर्टी जो है वो हम निकलवा लेते हैं। लेकिन जो थेफ्ट होता है वहां पे हम फोर्स का यूज नहीं करते, वहां पे तो हम उसको पता ही नहीं चलने देते। यहाँ पे हम फोर्स में करके उसको इंड्यूस करते हैं और उससे प्रॉपर्टी निकलवा लेते हैं। एक तरीके से फोर्स का यूज करते हैं, फियर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके की कोई चीज यूज नहीं करते। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हैं एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच में। मतलब इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एक्सटॉर्शन हुआ है या थेफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो बेसिक इंग्रेडिएंट था कि किसी पर्सन को फियर के अंदर रखा जाता है। किस चीज के फियर के अंदर, इंजरी के फियर के अंदर। मतलब कि अब ये जो फियर है, ये फियर किस तरीके का है, इस नेचर का होना चाहिए और इस एक्सटेंट तक होना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति का जो माइंड है उसको अनसेटल कर दे। मतलब वो फ्रीली अपने एक्शंस के लिए अपनी कंसर्न जो है वो फ्रीली ना दे पाए। तो हम उसको बोल देते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को इंजरी के डर के अंदर रखा कि भाई हम उसको इंजरी पहुंचा देंगे। इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है। ऐसी, अब जैसे मान लीजिए एक ये केस है, इसके अंदर क्या किया गया, एक हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ को फॉरेस्ट के अंदर लेके गया। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फॉरेस्ट के अंदर लेके गया। वहां पे जाके क्या किया कि इसको धमकाया, डराया धमकाया अपनी वाइफ को फॉरेस्ट में ले जाके, और उसके जो ऑर्नामेंट्स थे वो ले लिए, जो इसने पहने में थे ऑर्नामेंट्स वगैरह, वो सारे इससे ले लिए। उसको बोला कि मैं अगर ये तुम्हें को अगर ऑर्नामेंट्स नहीं देगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे हस्बैंड ने क्या किया, एक्सटॉर्शन कमिट की। तो ये बात बोली गई थी कौन से केस में, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बासवे गौड़ा केस के अंदर बोली गई थी। सेम बात राजू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में भी बोली गई थी। तो इस तरीके की चीज़ जो होती है, अब जैसे कोई ये जो बॉन्ड वगैरह साइन करा लिया, मान लीजिए आपको ये थ्रेट दे के कि भाई मैं एज अ वकील काम नहीं करूँगा, तो ये भी एक्सटॉर्शन के अंदर आ जाएगा। ऐसी मान लीजिए कि किसी की कैटल जो है वो पास कर रही है किसी खेत के ऊपर से, अब उसके कैटल को रोक लिया गया और उससे बोला गया कि तू मेरे को पैसे दे, जब तक मैं तेरी ये कैटल जो है छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति जिसने उससे पैसे लिए इस फियर में रख के कि इसकी कैटल को छोड़ा नहीं जाएगा, तो इस व्यक्ति ने भी यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट कर दी। ऐसे ही अगर किसी को धमकी दी जाती है कि भाई मैं तेरे ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा दूंगा अगर तू ये काम नहीं करता, तो भी वहाँ पे हमने उसको थ्रेट के अंदर रखा, वो माना जाएगा कि हमने उसको फियर ऑफ इंजरी के अंदर रखा और उससे अपना ये काम कराया हमने। लेकिन मान लीजिए जैसे अभी अगर
ये देखा होगा आपने बैंक इंसॉल्वेंसी कोड, या फिर सरफासी एक्ट आता था, अभी तो वो नहीं चलता सरफासी एक्ट, इसकी जगह बैंक इंसॉल्वेंसी एक्ट चलता है, सरफासी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर जाके अगर बैंक ने जैसे मान लो पैसे मांगे, या बैंक इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर आपसे पैसे मांगे गए, तो ये नहीं बोला जाएगा, ये आपको बोला गया कि आप हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम आपसे इस कोड में जाके पैसे मांगेंगे, इसके सेक्शन 9 के हिसाब से या सरफासी एक्ट के हिसाब से पैसे मांगेंगे, सरफेसी एक्ट जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि उसने आपसे एक्सटॉर्शन करके आपके पैसे लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लॉ है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको नोटिस भेज दिया गया इसका, और आप चले गए कोर्ट में कि मेरे से एक्सटॉर्शन करा रहे हैं, तो ये एक्सटॉर्शन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लॉफुल चीज़ है, लॉ के अंदर लिखी गई है, इस तरीके से आप अपने पैसे मांग सकते हैं। अब जैसे चेक डिसऑनर का केस होता है, कोई बोले कि मेरे से एक्सटॉर्शन करा रहा है, तो वो एक्सटॉर्शन नहीं मानी जाएगी। तो ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट था। दूसरी बात बोली जाती है कि डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन, कि उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया जा रहा है ताकि वो कोई प्रॉपर्टी या किसी चीज़ के ऊपर साइन कर दे, वो ताकि वो प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको फियर के अंदर रख रहे हैं इस ऑफेंस, मतलब फियर जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब मान लीजिए उसको हमने फियर में रखा, उसने किसी तरीके से रेजिस्ट ही नहीं किया और ऑफेंस जो है कमिट हो गया, तो फिर वो एक्सटॉर्शन नहीं कहलाई जाएगी। और एक्सटॉर्शन होने के लिए इस सेक्शन के अंदर जो डिलीवरी है, जो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तब भी जो एक्सटॉर्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑनेस्टली ये बिलीव करता है, क्या बिलीव करता है कि जो कंप्लेनेंट है ना, उसने उसकी जो मनी है वो अपने पास पजेस कर रखी है, और उसको लेने के लिए वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है मेरे पैसे दे दे। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि ये जो व्यक्ति जो अपने पैसे लेने के लिए इसके पास गया उसने एक्सटॉर्शन कमिट की, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टली उसको बिलीव था कि मेरे पैसे इसके पास है और मैं इससे जाके अपने पैसे मांग सकता हूँ। अब जैसे मान लीजिए एक केस है, केस का नाम है चंदेर कला वर्सेस रामकिशन EIR 1985 का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि एक हेडमास्टर होता है स्कूल का, एक हेडमास्टर होता है स्कूल का, वो क्या करता है, एक लेडी टीचर को अपने स्कूल की एक जगह पे बुलाता है, ऐसी जगह पे बुलाता है जहाँ पे कोई आता वाता नहीं है, मतलब एकदम एलोन होता है, और वहाँ पे इसको बुला के इससे बोलता है कि साइन कर दे। किस चीज़ पे साइन कर दे? ब्लैंक पेपर्स के ऊपर साइन कर दे, नहीं तो वो उसकी मॉडेस्टी के ऊपर हमला करेगा। तो यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो ऑफेंस इस हेडमास्टर के द्वारा किया गया, ये क्या है, एक्सटॉर्शन है, क्योंकि इसको फियर ऑफ इंजरी के अंदर रख के इसके ऊपर साइन कराया जा रहा है। अब ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट थे? किसी भी चीज़ के हो सकते हैं जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता था। तो यहाँ पे उस हेडमास्टर ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट किया। अब ये जो है टू एनी पर्सन हो सकता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। एनी पर्सन मतलब कि ज़रूरी नहीं है जिसको फियर में रखा हो उसी की प्रॉपर्टी मूव हो, या जिसने फियर में रखा हो उसी की तरफ प्रॉपर्टी मूव हो सकता है कि जैसे ए पर्सन ने बी को फियर में रखा, तो ए बी से बोल सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी तेरे पास है इसको सी को डिलीवर कर दे, ठीक है। या फिर क्या किया कि ए पर्सन ने बी पर्सन को फियर में रखा और सी से बोला कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। एनी पर्सन मतलब किसी भी पर्सन को आप फियर में रख सकते हो और कोई भी पर्सन रख सकता है, और किसी की तरफ भी वो जो प्रॉपर्टी है वो मूव कर सकती है। और ये जो ऑफेंस होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होते। अब कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल कैसे पता चलता है? 320 के हिसाब से हमें पता चलता है। 320 के अंदर लिखा है CRPC के कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होंगे और कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होंगे। तो इस तरीके की अगर एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई जाएगी कि ऑफेंस को कंपाउंड कर दो, दोनों पार्टीज मान गई है, तो वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद इसकी जो सजा है वो सेक्शन 384 के अंदर दी गई है, पनिशमेंट जो एक्सटॉर्शन की। ये बोलता है हु एवर कमिट्स एक्सटॉर्शन, की कोई भी व्यक्ति जो एक्सटॉर्शन कमिट करता है, एक्सटॉर्शन कब कमिट होगा? जो अभी चीज़ें हमने समझी वो सारी चीज़ें पूरी होंगी तो एक्सटॉर्शन कमिट करेगा। उसको इम्प्रिजमेंट होगी कितने टाइम की? फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन, ईदर मतलब सिंपल या रिग्रेस, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये इतनी सजा है कोई व्यक्ति अगर एक्सटॉर्शन का क्राइम कमिट करता है। तो यहाँ पे आप और इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, मतलब BR एक्ट के अंदर भी इलस्ट्रेशन दी गई है, तो उनको आप रीड कर सकते हैं।
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 385 के ऊपर। अब सेक्शन 385 क्या बोलता है? सेक्शन 385 बोलता है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, कि किसी व्यक्ति को क्या करा जा रहा है, फियर ऑफ इंजरी के अंदर रखा जा रहा है एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए। तो whoever in order to committing the of extortion puts any person in fear or attempt to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ क्या किया जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट किया गया। आपने कोशिश करी उस व्यक्ति को धमकाने की कि भाई मैं तेरे को गोली मार दूंगा, ठीक है, आपने अपने तरफ से अटेम्प्ट कर दिया उसको फियर में रखने का, लेकिन वो व्यक्ति फियर में आया नहीं और उसने अपना काम जो भी चीज़ वो कर रहा था उसको जारी रखा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसने एक्सटॉर्शन का क्राइम कमिट कर दिया, उसने सेक्शन 385 का क्राइम कमिट किया कि इसके अंदर उसने किसी व्यक्ति को फियर ऑफ इंजरी में रखा इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कर नहीं पाया वो, तो ये अटेम्प्ट वाला सेक्शन है 385। तो यहाँ पे 2 ईयर्स तक की सजा आपको हो सकती है, फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं। तो ये सजा यहाँ पे बताई गई। अब जैसे यहाँ पे हम केस देख सकते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, वो उसकी शॉप पे गया और शॉप पे जाके उसको धमकी दी कि तू मेरे को ऐसे ऐसे चीज़ पे कर, अदरवाइज मैं तेरी दुकान जो है चलने नहीं दूंगा। जैसे उसको बोलता है कि फाइन पे कर या ये चीज़ पे कर, तो नहीं तो मैं तेरे को कपड़े वगैरह बेचने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे उसने उसको बोला तो जाके दुकान पे, लेकिन ये जो दुकानदार था ये अपने कपड़े बेचता रहा, ये इसके फियर में आया ही नहीं। तो यहाँ पे ये अपना काम इसने जारी रखा, लेकिन इसने अटेम्प्ट किया किस चीज़ का, एक्सटॉर्शन करने का। मतलब एक्सटॉर्शन कर नहीं पाया ये, लेकिन बस उसने अपनी अटेम्प्ट किया इंजरी पहुंचाने का इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। क्यों? क्योंकि ये इससे जाके पैसे मांग रहा था, फाइन मांग रहा था। तो यहाँ पे इसके ऊपर सेक्शन, ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर सेक्शन 385 लगेगा, क्योंकि ये अपना ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा। अब मान लीजिए कि ये क्या करता है कि अब ये गया, इसने पैसे वैसे मांगे, इसने नहीं दिए। ये क्या करता है कि इसके जो कस्टमर होते हैं ना उसको शॉप में घुसने नहीं देता, आने नहीं देता। तो इस कारण से क्या होता है, इसको लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि इसने 384 का ऑफेंस भी कमिट किया और 385 का ऑफेंस भी कमिट किया। लेकिन ये जो सेक्शन है 385 ये पुलिस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे पुलिस मान लीजिए कि किसी एक्यूज्ड से इस तरीके की चीज़ को फियर ऑफ अरेस्ट के अंदर रखती है कि भाई तेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो तू ये चीज़ कर दे, भाई बता दे मनी कहाँ पे रखी, जैसे चोर से जाके पूछ रही है, तो पुलिस के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ऑफिशियल फंक्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट के, उसके ऊपर ये वाला जो सेक्शन होता है सेक्शन 385 वो एप्लीकेबल नहीं होता। ये चंद आहूजा वर्सेस गौतम के होडा 1987 के केस में भी बोला गया था। तो सेक्शन 385 के अंदर हमें इतनी बात बोली गई है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 386 के ऊपर। 386 सिंपल सेक्शन है, इसके अंदर ये बोला गया कि हम किसी व्यक्ति को मतलब उससे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उसको किस फियर में रख के उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट देने की, कि भाई तेरे को जान से मार दिया जाएगा या फिर तेरे को ग्रीवियस हर्ट कर दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके से एक्सटॉर्शन की जाती है तो सेक्शन 386 लग जाता है, जहाँ पे उसको ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ की थ्रेट में रखा जाता है, डर में रखा जाता है। Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to that person to any other shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and also shall liable to fine। तो यहाँ पे 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ साथ फाइन भी होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए ने क्या किया, बी के बेटे को किडनैप कर लिया सी को। अब ए जो है बी को फ़ोन करके बोलता है कि भाई मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा, उसकी डेथ कर दूंगा अगर तू मेरे को रैंसम मनी नहीं देता, अगर तू मेरे को कुछ पैसे नहीं देता। तो ये जो इसने ए ने बी को फ़ोन करके पैसे मांगे, इस किसी पर्सन को, टू एनी पर्सन, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ में रख के, फियर में रख के कि वो उस व्यक्ति की डेथ कर देगा। तो यहाँ पे उसने सेक्शन 386 का ऑफेंस कमिट किया। अपने जो उसने किडनैपिंग की थी वो तो अलग ऑफेंस कमिट किया, लेकिन यहाँ पे जो उससे रैंसम नहीं मांगी और उसको इस डर में रखा, उस फियर में रखा कि वो उसको डेथ कर देगा या ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो उसने सेक्शन 386 का ऑफेंस भी कमिट कर दिया। तो यहाँ पे उसको 10 साल तक की सजा और साथ साथ फाइन भी हो सकता है। ये बात हमें सेक्शन 386 में बोली गई। फिर सेक्शन 387 जो है वो वही है कि आपने क्या किया,
आपने अटेम्प्ट किया किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ के फियर में रखने का, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं पाए। यहाँ पे आपने एक्सटॉर्शन कर दी लेकिन यहाँ पे आप कर नहीं पाए, तो यहाँ पे 7 साल तक की सजा और साथ में फाइन भी होगा। जैसे हम 384 में देखा था ना कि आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया, ऐसे यहाँ 387 में अटेम्प्ट है इस वाले डेथ या ग्रीवियस हर्ट को ध्यान में रख, ये वाले फियर को ध्यान में रखते हुए। तो बस ये दोनों एक तरीके से सेक्शन सेम ही है, 384 और 387। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 388 के ऊपर। 388 बोलता है एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्यूजेशन लगा रहे हैं। एक्यूजेशन मतलब कि ये लगा रहे हैं कि मैं तेरे ऊपर ये आरोप लगा दूंगा। एक्यूजेशन मतलब आरोप लगाना, कि मैं इस तरीके का आरोप लगा दूंगा जो भाई तूने ये जो ऑफेंस है ये कमिट किया है। तो यहाँ पे उसको इस तरीके की धमकी दे के एक्सटॉर्शन कराना वो क्राइम है सेक्शन 388 के अंदर। और 389 के अंदर आपने कोशिश करी लेकिन आप उस तरीके की एक्सटॉर्शन नहीं कर पाए, तो 389 में ऑफेंस हो जाएगा। तो 388 को पढ़े क्या बोलता है, हु एवर कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन अगेंस्ट दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन ऑफ हैविंग कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, कि भाई इस तरीके का आरोप लगाऊंगा जिसके अंदर डेथ की सजा है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 साल तक की सजा है, और ऑफ हैविंग इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई एक्सटॉर्शन करता है एक्यूजेशन की धमकी देके तो 10 साल तक की सजा होती है और साथ साथ फाइन भी लगता है। एंड इफ ऑफेंस बी वन पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ दिस कोड, या फिर उसको धमकी दी जाती है कि मैं तेरे ऊपर 377 लगा दूंगा और एक्सटॉर्शन करता है, 377 में अननेचुरल ऑफेंस दे रखा है, तो यहाँ पे उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। इसको इतना सीवियर कर दिया 377 वाले ऑफेंस को। तो इस तरीके से अगर कोई एक्सटॉर्शन करता है तो यहाँ पे उसको इतनी सजा हो सकती है। और यही सेम चीज़ एक्सटॉर्शन कर नहीं पाता लेकिन वो अटेम्प्ट करता है इसी तरीके के फियर में रख के एक्यूजेशन लगाने के, तो फिर उसको कितने टाइम की सजा होती है, एंड 10 साल तक की सजा होती है, साथ साथ फाइन भी लगता है। और 377 की अगर धमकी दी होती है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी हो जाती है, मतलब इसको इतना सीवियर कर दिया है। तो हमने यहाँ पे अपने ये वाले सेक्शन समझे एक्सटॉर्शन के, जितने सेक्शंस थे कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, किस तरीके से एक्सटॉर्शन किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रॉबरी और डकैती को समझेंगे कि रॉबरी क्या होती है, डकैती क्या होती है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।